इन प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन किया गया था कि आपकी प्रोटीन माइक्रो एरे बेसिकली होती क्या है, और उसके अलावा उसकी जो टाइप्स हैं, बेसिक टाइप्स, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया गया था। और फर्दर जो टाइप्स हैं उनका उनकी एलेबोरेशन है कि टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले है एनालिटिकल प्रोटीन माइक्रो एरे। जैसे कि आप लोगों को लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया गया था कि आपके जो प्रोटीन एनालिटिकल प्रोटीन माइक्रो एरे हैं वो आपके मोस्टली जो है दोज आर एंटीबॉडी माइक्रो एरेज। तो इस लिहाज से जो है आपके ये ऐसे ही यही एक टाइप है जिसके अंदर जो आप कह रहे हो कि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव टाइप है ऑफ एनालिटिकल जो प्रोटीन माइक्रो एरे में, दैट इज द एंटीबॉडी एरे। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था मॉडल, इसके अंदर वो आपके एम्प्लॉय करता था एनालाइट लेबल्ड ऐसे फॉर्मेट। ठीक है, इसके अंदर एनालाइट सबसे पहले यूज किया गया था। एनालाइट जो था वो दैट वाज लेबल्ड। बेसिकली लेबलिंग जो है वो रेडियो एक्टिव लेबलिंग भी हो सकती है, सॉरी फ्लोरोफोर लेबलिंग भी हो सकती है, या फ्लोरिसेंट लेबलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो है फ्लोरिसेंट लेबलिंग के अलावा अब जो है वो कोई आप स्मॉल इंडिकेटर और भी यूज कर सकते हो। बेसिकली जो है रेडियो एक्टिव लेबलिंग ज़्यादा जो पहले स्टार्ट में यूज होती रही है, बट उसके अंदर प्रॉब्लम ये आता था कि आपकी जो प्रोटीन है उसके एक एटम को या एक एटम का आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो है दैट इज बेसिकली टू मच डेंजरस फॉर ह्यूमन, तो उसको जो है रिप्लेस किया गया विद फ्लोरिसेंट लेबलिंग। अब इसके अंदर क्या किए जाती हैं कि अब इसके ये आपका जो है वो एनालाइट लेबल्ड, इसका जो बेसिक इसकी जो मॉडल है वो एनालाइट लेबल कहलाता है, ऐसे फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर जो है प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया जाता है। किस तरह से प्रोटीन को डायरेक्टली लेबल किया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें फर्दर यूटिलाइज किया जाता है। अब इसके अलावा डायरेक्टली लेबल करने का मतलब ये है कि या तो प्रोटीन के ही किसी एटम को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया जाएगा, या फिर उसके ऊपर फ्लोरेसेंट लेबलिंग प्रोटीन के ऊपर ही डायरेक्ट की जाती है। अब इसके जो है ना, इस लेबलिंग का जो प्रोसीजर है जिसको डायरेक्ट प्रोटीन लेबलिंग कहा जाता है, इस प्रोसीजर की वजह से जो है एक साइंटिस्ट है उसने 2001 में बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशंस जो हैं प्रोटीन एक्सप्रेशन में फाइंड आउट की थी इन कैंसर सेल्स। इन एनालाइट उसने जो यूज़ किया था वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट यूज़ किया था, और उसकी वजह से उसको बहुत सारे जो डिफरेंशियली एक्सप्रेस प्रोटीन्स थी इन कैंसर सेल्स वो उसने फाइंड आउट कर ली थी। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जितनी भी डिजीजेज हैं उनमें आपका जीन डीएनए जो है वो डायरेक्टली कहीं पर भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा होता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। जब वो प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन के अंदर की कोई ऐसी म्यूटेशन आ गई है या ऐसी कोई सब्सटीट्यूशन आ गई है जिसकी वजह से प्रोटीन अपना फंक्शन लॉस कर जाती है, उसकी वजह से वो डिजीज कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कैंसर हम लोगों ने बहुत दफ़ा ये सुना है कि इसके अंदर जो है वो सेल की ग्रोथ बहुत एब्रप्ट हो जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ मास ऑफ अ सेल जो है वो जनरेट हो जाता है। अब वो अनकंट्रोल्ड कैसे आजाद हो जाता है? वी ऑल नो कि देयर आर सर्टेन फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल एक ही दफ़ा में डिवाइड नहीं होता, सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फेजेस आते हैं। बेसिकली वो एक फेज से नेक्स्ट फेज में तब मूव करता है जब उसके अंदर मशीनरी पूरी होती है, तब वो नेक्स्ट फेज में मूव कर सकता है। अगर उसके पास मशीनरी पूरी नहीं है तो वो नेक्स्ट फेज में मूव नहीं करेगा, बल्कि वो स्टैटिक फेज, स्टेशनरी फेज में चला जाता है। ठीक है, अब वो जो एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए जो उसकी मशीनरी है वो क्या है? ज़ाहिर है आपका सेल जो है वो जब डिवाइड होना है तो इट नीड्स डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अमाउंट अगर डबल होगी और उसके अलावा दूसरे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगे सफिशिएंट, तो ही वो आगे मूव करेगा। ये उसके चेक पॉइंट्स हैं। ये चेक पॉइंट्स बेसिकली जो हैं ये दीज आर द प्रोटीन इन नेचर। अब वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी प्रोटीन जो है वो
मेल फंक्शन हो गई है या उसके अंदर सब ऐसी सब्स्टिट्यूशन हो गई है जो कि चेक पॉइंट के तौर पे काम कर रही थी। अब जब वो चेक पॉइंट के ऊपर मौजूद तो होगी, लेकिन वो किसी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि आपका यहाँ पर जो है सेल इस काबिल है कि वो आगे जा सके या नहीं, या वो नेक्स्ट फेज़ में मूव कर सके या नहीं। लेकिन उसको क्या करेगी, वो अलाउ कर देगी कि वो आगे चला जाए, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाती कि उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट है। उसकी वज़ह से क्या हुआ कि आपकी जो सेल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये होता है, सेकंड ये होता है कि एक तो ये आपके चेक पॉइंट्स की वाली बात होगी। सेकंड ये होता है कि आपके बॉडी में, पूरी बॉडी में सेल बनते हैं और टूटते भी हैं। लेकिन अब इनको मेंटेन रखा जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट, कि आपके जो नए बनने वाले सेल्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ना बने, टूटने वाले सेल ज़रूरत से ज़्यादा ना टूटें। तभी वो एक जो है बैलेंस की सिचुएशन में आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो मेल फंक्शन हो गई हैं, तो वो ये नहीं देख सकती, वो ये चेक नहीं रख सकती कि आपके ऑर्गन को कितने सेल्स की और ज़रूरत थी। वो जो है अनकंट्रोल्ड सेल जो है बनाने लग जाती हैं, बहुत तेज़ी से सेल्स बनाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन चूँकि लॉस कर गई है, उसकी वजह से वहाँ पे मास ऑफ सेल बन जाएगा। इस तरह से यानी कि और भी बहुत सारी वजूहात हैं कैंसर की, सिर्फ़ यही 2 नहीं है। ये इन इन चीज़ों को फर्स्ट टाइम 2001 में जो है वो स्टडी किया गया था कि आपके कैंसर एक्सप्रेशन सेल्स जो हैं उनको लिया गया था कि प्रोटीन उनके अंदर कैसे एक्सप्रेस कर रही है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कि कैंसर सेल्स में अब प्रोटीन जो आ रही है वो अपना फंक्शन लॉस कर गई है, ज़ाहिर है वो आपके उस एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकती जिसके साथ वो बेसिकली पहले काम करती थी या जिसके साथ वो अपना फंक्शन शो करती थी। इसकी वजह से मल्टीपल डिफरेंसेस आए आपके सेल्स के अंदर, जो आपका नॉर्मल सेल था और जो आपका कैंसर सेल था। अब इसके अंदर एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये आता है, ये जब 2001 में जब इस फॉर्मेट को यूज़ किया गया, तो स्पेसिफिसिटी का मसला आ गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो अपने टारगेट के साथ ही जो है वो इंटरैक्ट करती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपकी प्रोटीन जो है उसके पास उससे मिलता-जुलता टारगेट आ रहा है, जो कि उसका अपना टारगेट नहीं है, लेकिन उसके टारगेट से उसकी सरफेस मिलती-जुलती है, तो वो उसके साथ भी इंटरैक्ट कर जाएगी, लीडिंग टू द फैक्ट कि उसने गलत इंटरैक्शन जो है वो कर लिया है या उसका गलत इंटरैक्शन हो गया है। ठीक है? अब इसकी वजह से क्या है कि ये आपकी सेंसिटिविटी जो है, पुअर सेंसिटिविटी शो करता है और स्पेसिफिसिटी को लैक कर जाएगा, और उसके अलावा आपकी जो है एक तो ये इसके अंदर रीज़न आ जाती है, दूसरी एक रीज़न ये आती है कि हमारे पास सेल के अंदर, कुछ सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में बनती हैं। अब जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में बनने वाली प्रोटीन्स हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ को या उनके टारगेट्स को जो है फाइंड आउट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ज़ाहिर है एक चीज़ जो है वो आपके पास ज़्यादा मिकदार में बन रही है, तो उसको स्टडी करना ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू द थिंग व्हिच इज़ नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट। उसको उसकी वजह से क्या है कि अब आपके पास दूसरा ड्रॉबैक हमारे पास क्या आया कि अगर हमारे पास प्रोटीन ही कम बन रही है, तो हमारे पास उस प्रोटीन के लिहाज से टारगेट जो है आइडेंटिफिकेशन वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है इसके अलावा क्या होता है कि आप चूँकि प्रोटीन को इटसेल्फ ही वो कर रहे हो, लेबल कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रोटीन है, जब आप उसे लेबल कर रहे हो तो ज़रा-सी मिसहैंडलिंग की वजह से, क्या केमिकल की वजह से आपकी जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन, अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट कर जाए, उसके एपिटोप्स जो हैं वो अपने आप को डिस्टॉर्ट कर जाएँ, ख़राब कर लें, और वो आगे बाद में आने वाले किसी भी टारगेट को डिटेक्ट ही ना कर सकें। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी लिमिटेशंस में आती हैं। इसके बाद जो है वो आपके इस इन चीज़ों को देखते हुए 2001 में जो ये सारे प्रॉब्लम आए, उसके बाद इन चीज़ों को देखते हुए फर्दर जो है इसके ऊपर काम किया गया कि आपके जो है एक इंक्रीज़ किया जाए आपके उसमें
फंक्शनैलिटी में या आपके पास जो आने वाले अरेज हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें, वो मोर सेंसिटिव हों, उनके अंदर जो है वो स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो सके। उसके लिए क्या किया गया कि सैंडविच एसेज जो हैं वो जनरेट किए गए। अब सैंडविच ऐसे एज इंडिकेट कि इसके अंदर एंटीबॉडी होगा, फिर प्रोटीन भी होगी, और उसके बाद दोबारा एंटीबॉडी के साथ या टारगेट के साथ इंटरेक्ट करवा के, या प्रोटीन जो है उसको दो तरफ से इंटरेक्ट करवा के जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि आपके इसके अंदर दो एंटीबॉडीज यूज होती हैं, सैंडविच ऐसे में दो एंटीबॉडीज यूज होती हैं और एक टारगेट प्रोटीन होती है। वो जो टारगेट प्रोटीन है वो पहले जो इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, फिर उसके बाद जो है दूसरा एंटीबॉडी जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करवाया जाएगा, ताकि हमें पता लग सके कि वो वाकई ही में इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है या नहीं। अच्छा, अब जो पहली एंटीबॉडी है वो उसको कैप्चर एंटीबॉडी कहा जाता है, जो कि इमोबिलाइज करवाई जाती है ऑन सॉलिड फेज। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी टारगेटेड प्रोटीन जो है वो उसके ऊपर आके अटैच होगी, और जो दूसरी एंटीबॉडी है उसको रेपिटोर या फिर सॉरी रिपोर्टर या फिर डिटेक्शन एंटीबॉडी कहा जाता है, जिसकी वजह से उसको जिसकी वजह से ये इस रिपोर्टर या डिटेक्शन एंटीबॉडी के वजह से जब आपकी प्रोटीन इनके साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो सिग्नल देंगी। ठीक है, डायरेक्ट प्रोटीन जो है उसको लेबल नहीं किया जा रहा, बल्कि रिपोर्टर और या फिर इसको जो आपकी डिटेक्शन से जो डिटेक्टर्स हैं, डिटेक्टर एंटीबॉडी है उसको लेबल किया जाता है, सो दैट जैसे ही वो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करे तो वो सिग्नल शो कर दे। ठीक है, ये आप ऊपर पहले वैसे पिक्चर में भी देखा था। अच्छा, इसके बाद जो है अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि चूंकि हम दो एंटीबॉडीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। दूसरा इसका हमें क्या फायदा हुआ कि हमारे पास जो प्रोटीन थी, चूंकि अब हम उसको डायरेक्ट लेबल नहीं कर रहे, तो प्रोटीन की लेबलिंग की वजह से जो जरा सी मिस हैंडलिंग से प्रोटीन खराब हो सकती थी, उसका चांस भी खत्म हो गया। यानी कि अब हमारे पास जो है वो उसकी जो प्रोटीन की एपिटोप डिस्ट्रक्शंस थी वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि रिपोर्टर या आपकी जो डिटेक्शन एंटीबॉडी है यहाँ पर उसको लेबल किया जाता है। और इसका जो है वो ज़्यादा हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये आपके बहुत जो है माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन को भी डिटेक्ट करवा सकता है। ठीक है, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जो आपकी कुछ प्रोटीन्स आपके सेल में बहुत कम बन रही हैं, ये उनको भी डिटेक्ट करवा सकता है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? ये आपके ये जो सैंडविच एलाइजा है, ये सॉरी सैंडविच अरे जो है ये यूज की गई थी 2011 में फर्स्ट टाइम टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम। इन दोनों की फ़र्क को फाइंड आउट करने के लिए इसको किया गया था, जिसकी वजह से हाई स्पेसिफिसिटी और हाई सेंसिटिविटी डिटेक्शन मिली थी, लेस देन फॉर 1 माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ 1 माइक्रोलीटर से कम सैंपल जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट हो सकता है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये जितने भी एसेज हैं ये मल्टीप्लेक्स फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जो कि एलाइजा की तरह का है। एलाइजा, अब आप लोगों ने टेक्निक पता नहीं की है या नहीं, एलाइजा टेक्निक में एट अ टाइम आपके पास देयर आर मल्टीपल वेल्व्स, 96 वेल्व्स होते हैं उसके अंदर, और आप उन 96 वेल्व्स के अंदर डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म ये सॉरी डिफरेंट जो सैंपल्स हैं वो रन कर सकते हो। ये टाइटर प्लेट उसको बोलते हैं, वो प्लेट होती है हमारे पास और उसके अंदर वेल्स बने होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उनके अंदर हर एक के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज किए जाते हैं सैंपल। ये आपके ऐसे जो है वो मल्टीप्लेक्स फॉर्म ही है आपके एलाइजा की, बस फर्क ये है कि उसके अंदर वेल्स है, यहाँ पर माइक्रोचिप्स यूज की गई हैं। लेकिन जहाँ पर आपके पास एलाइजा में क्या था कि आपके सिर्फ डजन्स हो सकते हैं। डजन्स इसलिए कहा गया है यहाँ पे because it has 12 columns and 6 rows, sorry 8 rows।
ठीक है, तो उसकी वजह से उसको डजन्स कहा गया है कि वो 12 के मल्टीपल्स में ही वो मूव करता है। तो इस वजह से जो एलाइजा है वो सिर्फ डजन्स कर सकता था, जबकि माइक्रो एरे जो है वो हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स एक टाइम पर रन कर सकता है। और उसके अलावा ऑफ एनालाइट्स साइमल्टेनियसली बिकॉज क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन एंटीबॉडीज कैन अकर। अच्छा, अब यहाँ पे ये है क्रॉस रिएक्टिविटी जो है वो अकर कर सकती है। लेकिन क्या है कि वो क्रॉस बॉन्डिंग किस तरह से है, क्योंकि अब इसके अंदर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर चूंकि एंटीबॉडीज मौजूद होंगी तो वो आपस में जो है वो इंटरेक्ट नहीं करती। अब इसके अंदर नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि एंटीबॉडीज आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोटीन कैप्चर रिएजेंट्स। एंटीबॉडीज जो है वो ऐसे रिएजेंट्स हैं जो कि अब तक प्रोटीन को कैप्चर करने के लिए या उसको अपने इनके साथ इंटरेक्ट करवाने के लिए जो है वो मोस्ट वाइटल प्रोसीजर्स हैं या मोस्ट वाइटल जो है वो रिएजेंट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर एफिनिटी बहुत है, जो है वो क्योंकि इनके अंदर एफिनिटी मौजूद है फॉर प्रोटीन इंटरेक्शंस। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि स्पेसिफिसिटी होती है, लेकिन स्पेसिफिसिटी जो है वो वेरी करती है ड्रामेटिकली, क्योंकि इसकी वजह ये है कि सिंगल प्रोटीन जो है वो मल्टीपल सबस्ट्रेट्स को या मल्टीपल एंटीबॉडीज को अगर उनके एपिटोप्स सेम है तो उनको रिकॉग्नाइज कर सकती है। जब अब इसकी स्पेसिफिसिटी को और एफिनिटी के जो वेरी करने की वजह है उसने आगे भी बताई हुई है कि उसकी वजह ये है कि बहुत सारी जो एंटीबॉडीज हैं वो आपस में रिएक्ट करके विद प्रोटीन के साथ क्रॉस रिएक्ट करके ऐसी प्रोटीन्स के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं जो कि उनका स्पेसिफिक टारगेट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आपके पास, मैं आपको बता रही हूँ कि एक ही प्रोटीन के पास सिर्फ एपिटोप स्टडी करने के लिए या एपिटोप्स को चेक करने के लिए अवेलेबिलिटी है उसकी एक्टिव साइट की। अगर उसका एक्टिव साइट का जो पार्ट है वो उसके अंदर जो पॉकेट मौजूद है एक्टिव साइट की, अगर उसके अंदर कोई और एपिटोप भी आके एडजस्ट कर जाता है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आने वाला एपिटोप जो है वो उसके एंटीबॉडी का ही हो। ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो क्रॉस रिएक्शन जो है वो किसके साथ हो गया, किसी ऐसी प्रोटीन के साथ हो गया जो इसका बेसिक टारगेट नहीं था। ठीक है, अच्छा, अब इसके इसके बाद जो है ये प्रॉब्लम हमेशा तब वहाँ पे आता है जहाँ पे मल्टीपल एनालाइट यूज़ किए जाते हैं, मल्टीपल एनालाइट डिटेक्शन की जाती है। अगर आप सिंगल सैंपल हो गए तो ज़ाहिर है ये वाला प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन माइक्रो एरे में चूंकि ज़्यादा सैंपल्स एक टाइम पे लिए जाते हैं तो उसकी वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आ जाता है। अब इसके अंदर जो है वो नीड जो है वो इस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा यही है कि आपके पास हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हों, ताकि जो आपका प्रोटीन के एनालिसिस के लिए जो आप प्रोटीन दे रहे हो वो क्रॉस रिएक्ट ना कर जाए किसी और प्रोटीन के साथ। और इसके अलावा और इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बाइंडिंग होनी चाहिए, वरना नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के साथ बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरेट हो जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स: ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव्स एंड ट्रू नेगेटिव्स। ट्रू पॉजिटिव्स आर द रिजल्ट विच आर शोइंग सिग्नल्स, और वहां पर वो चीज मौजूद भी है तो ये क्या होगा, दैट विल बी ट्रू पॉजिटिव। लेकिन फॉल्स नेगेटिव क्या होगा कि जो आपको सिग्नल शो हुआ है लेकिन दैट वाज ड्यू टू क्रॉस रिएक्शन ऑफ antibody with an other protein other than its target protein, वो क्या होगा, that will be false positive। अब false negative क्या है कि आपको रिजल्ट ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आया, यहाँ पर कोई डिटेक्शन नहीं हुई इंटरेक्शन की, बट देयर वाज ड्यू टू नॉन लेबल्ड जो है आपके पास नॉन लेबल्ड रह गया है कोई रिसेप्टर, या आपके पास प्रोटीन या आपका जो डिटेक्टर था वो नॉन लेबल्ड रह गया, जिसकी वजह से उसने वो आपके इंटरेक्शंस को डिटेक्ट नहीं कर पाया, बट इंटरेक्शंस वर प्रेजेंट देयर। ट्रू नेगेटिव क्या है कि जहां पर वाकई ही इंटरेक्शंस हुए भी नहीं हैं और इंटरेक्शंस शो भी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए जो आपकी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है जिसके अंदर प्रोटीन एंटीबॉडीज जो है वो किसी और प्रोटीन के साथ जो है
इंटरेक्ट कर जाती हैं, दैट लीड्स टू फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। अच्छा, इसके अलावा अनदर चैलेंज राइजेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इन अ हाई थ्रूपुट फैशन। अगर हम जो है लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे हाई थ्रूपुट फैशन में, या आप कह लो कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो रिकम्बिनेंट एंटीबॉडीज़ हैं वो आपका सॉरी एक टाइम पर मल्टीपल जो है, या हाई थ्रूपुट जो है वो ये होती है कि एक टाइम पर मल्टीपल टास्किंग जो हो रही है उस दैट इज कॉल्ड हाई थ्रूपुट। तो आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो आपको चूंकि एक टाइम पर बहुत सारी चाहिए, मल्टीटास्किंग चाहिए, तो ये आपके लिए एक इशू है कि वो आप कैसे जनरेट करोगे। लेकिन अब क्या है कि रिकम्बिनेंट एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट की जाती हैं। किस तरह से की जाती हैं, आपके कॉम्प्लेक्स फैब्रिकेशन इश्यूज को ये सॉल्व आउट करती हैं और ओवरकम करती हैं। रिकम्बिनेंट एंटीबॉडीज इस तरह से जनरेट की जाती हैं। आप लोगों ने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, उसके अंदर हम अब ये कर रहे हैं कि आपके बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं या जो वेक्टर्स हैं वो ऐसे यूज़ किए जाते हैं कि उनके अंदर प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन के जीन्स लिए जाते हैं, और प्रोटीन्स जो है वो बैक्टीरियल मीन से ली जा रही है, स्पेशली इंसुलिन, इफ़ यू हैव हर्ड एवर अबाउट दैट। तो आपकी जो इंसुलिन है वो बेसिकली ह्यूमन जीन जो है वो इनकॉर्पोरेट करवाया गया हुआ है बैक्टीरिया में, और उससे जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए इंसुलिन जनरेट की जा रही है। इसी तरह और भी बहुत सारी हैं, इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए रिकम्बिनेंट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। अच्छा जी, अब इसके आगे अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज फंक्शनल प्रोटीन माइक्रो एरे। अब जहाँ तक हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जो एनालिटिकल थी उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम्स क्या आ रहे थे स्पेसिफिकली, जो आ रहे हैं दो आर नॉन स्पेसिफिसिटी, और उसके अलावा लेस आपकी जो है वो सेंसिटिविटी थी। लेस सेंसिटिविटी को ओवरकम कर लिया गया सैंडविच के साथ, मगर अभी भी स्पेसिफिसिटी का प्रॉब्लम मौजूद है। अब उस स्पेसिफिसिटी के प्रॉब्लम के लिए जो है फंक्शनल माइक्रो एरेज जनरेट की गई हैं, जो कि पोस्ट जीनोमिक एरा में बनाई गई थी, और इनकी एबिलिटी है कि ये करेक्टराइज करती हैं प्रोटीन को फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी एट द प्रोटियोम लेवल। प्रोटियोम यू नो वेरी वेल कि वो क्या होता है, और इसके अंदर अब जो है इसको बेसिकली बनाने का मकसद ही क्या था कि आपके मॉडर्न मॉडर्न प्रोटियोमिक्स और सिस्टम बायोलॉजी जो स्टडीज़ हैं उसके अंदर हम वी आर अनएबल कि हम महीनों या दिनों इंतज़ार करें एक एक प्रोटीन के लिए, कि हमें एक प्रोटीन के बारे में पता लगे कि वो क्या है, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा रैंडमली प्रोटीन्स और जो है उनके पूरे पूरे जो प्रोटीन्स और उसके अलावा उनके जो पाथवेज हैं उनकी स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये वाला जो फंक्शनल प्रोटीन माइक्रोएरे हैं ये जनरेट किए गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन माइक्रो एरे को बनाने के लिए अब इसके अंदर क्या इसके अंदर जो मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है, इसके अंदर सिंगल प्रोटीन पहले प्योरीफाइड फॉर्म में ली जाती है, फिर उसके बाद उसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सिंगल प्रोटीन जो है वो स्टडी की जाती है। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसकी बाइंडिंग एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, इंटरेक्शंस आ जाती हैं, या जिसके साथ भी हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, प्रोटीन डीएनए है, प्रोटीन लिपिड है, प्रोटीन ड्रग है, प्रोटीन की पेप्टाइड इंटरेक्शन है, एंजाइम्स की सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन है, प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटरेक्शन है। ये तमाम तरह की जो इंटरेक्शंस हैं ये आपकी जो है इसको इसके अंदर स्टडी की जा सकती है। ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शनल का काम था वो यही था कि एक सिंगल प्रोटीन प्योरीफाई की, और उसके बाद उसके बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को चेक किया गया। अब ये सारे काम कैसे किए जाते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू किए जाते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो है इसको यूज़ करने का जो सबसे पहले जो है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था 2001 में, और इसके अंदर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन काइनेज इन यीस्ट जो है वो चेक की थी। प्रोटीन काइनेज काइनेज प्रोटीन जो हैं वो यीस्ट में चेक की गई थी कि वो किस किस्म के सबस्ट्रेट्स के साथ जाकर एक्ट करती हैं।
उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन फंक्शनल प्रोटीन माइक्रो एरे की वो बेसिक रिसर्च में और इसके अलावा क्लिनिकल एप्लीकेशंस में वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब क्लिनिकल एप्लीकेशंस में क्या है कि बहुत तेज़ी से आपके ये जो है बायोलॉजिकल डिस्कवरीज बंद की गई हैं, जिसके अंदर आपके प्रोटीन के सेलुलर फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग, उसकी सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस, इसके अलावा आपकी जो प्रोटीन्स जो हैं जो डिजीज़ कॉज कर रही हैं उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा गया है। अब सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो है वो इसके अंदर ये थी कि प्रोवाइडिंग द होल प्रोटियोम ऑफ सेवरल organisms on array have provided the tool for many important biological discoveries। ठीक है, अब इसके अंदर ह्यूमन, यीस्ट, एक्सक्रीशिया क्लाई एंड वायरस, ये 4-5 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जो होल प्रोटियोम को लिया गया है और उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स या दूसरे टूल्स बनाए गए हैं ताकि बायोलॉजिकल डाटा के अंदर जो हिडन मीनिंग्स हैं या फिर आपके कह लो कि आपके जो हिडन फंक्शंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सके। इसके अलावा प्रोटीन माइक्रो एरे की वजह से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो है वो फाइंड आउट की गई हैं। वो कैसे फाइंड आउट की गई हैं? ज़ाहिर है प्रोटीन आपको पता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में आपकी जो प्रोटीन है उसके साथ कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल आके अटैच कर सकता है। अब इसके अंदर क्या है कि आप हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे पास होल प्रोटियोम आ गया है तो उसको एक सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है उसको फॉस्फेट उसके ऊपर इमोबिलाइज करवा देते हैं टू चेक ह्यूमन केस की या किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस की कितनी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो फॉस्फोरिलेशन के थ्रू पीटीएम में जाती हैं, या फिर उसके अलावा एसिटाइलेशन है, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे पीटीएम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है जिसमें नाइट्रोसाइलेशन आ जाती हैं, यूबी क्यूटिनाइलेशन है, इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन है। तो ये सारे जो है ये आप हम लोग एक लार्ज स्केल के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस किस्म की पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स में हो सकती है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस में सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस में और उसके फंक्शन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। नेक्स्ट जो है दैट इज रिवर्स फेज माइक्रो एरे। रिवर्स फेज माइक्रो एरे जो है अब आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि इसके अंदर जो है ये आपकी ऑपोजिट है क्लासिक माइक्रो प्रोटीन माइक्रो एरे से। इसके अंदर क्या किया जाएगा, सेल लाइजेट्स जनरेट किए जाते हैं और उसके बाद सेल लाइजेट्स के साथ जो है वो आपकी डिटेक्शन की जाती है। अब इसमें सबसे पहले जो है आपके एनालिसिस किया जाता है मेन एक ही टाइम पर काफ़ी सैंपल्स का, और वो सैंपल्स कहाँ से मिलते हैं, डिफरेंट स्टेट्स पे मिलते हैं ऑफ अ सेल। सेल क्या है, सेल अब आपका फॉर एग्जांपल आप लोग जब सोए हुए हो तो आपका जो पूरी बॉडी है उसके सेल्स जो हैं उनकी कंडीशन और होगी। लेकिन अगर आप उठते हो जिस टाइम आप अगर आप किसी परेशानी के आलम में उठे हो, किसी ख्वाब की वजह से उठे हो, तो आपकी जो पूरी बॉडी के सेल का जो प्रोटियोम है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप अगर सुकून से उठ रहे हो तो उसमें प्रोटियोम लेवल डिफरेंट होता है। तो ये क्या है कि एक ही सेल के अंदर ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम आपका मूड बहुत हैप्पी है तो उसके प्रोटियोम लेवल सेल का और होगा, अगर आप सैड हो तो उसका और होगा, अगर आप गुस्से में हो तो उसका और होगा। ठीक है, इसके ये जो है ये एक ही सेल के डिफरेंट टाइम्स की जो है उसके ले लेते हैं स्टेट्स के जो सैंपल्स हैं वो दिए जाते हैं, उनको सेल लाइजेट्स बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद उनको ग्लास स्लाइड्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। मैं इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोब्स जो हैं वो आपके स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करते हैं सर्टेन प्रोटीन्स को इन लाइजेट सैंपल, और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो है सेल की डिफरेंट कंडीशंस के बारे में हमें पता लग जाता है। अब इसको यूज़ करते हुए सक्सेसफुली जो है माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिशन स्टेट्स जो हैं वो फाइंड आउट की जा सकती हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैंसर में, इसके अलावा नॉर्मल सेल्स में, और बहुत सारे जो है वो
नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर सेल्स में भी कि आपके किस वजह से किस तरह से आ रहा है। अब इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी है, प्रिसिशन भी है, इसके अलावा लिनियरिटी है, जो कि आप रिवर्स फेज माइक्रो एरे से अचीव कर सकते हो। अब इसकी वजह से इसके अंदर क्वांटिफिकेशन जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाती है। किस चीज़ की क्वांटिफिकेशन? फॉस्फोरिलेशन स्टेटस की। जिस तरह के अब आपकी कुछ प्रोटीन्स जो है वो फॉस्फोरिलेट होके अब उनका जो फंक्शन है वो थोड़ा फ़र्क हो जाता है फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही सेल को डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्टेट्स की फॉर्म में उसके सैंपल्स लिए जाते हैं। अब इसके अंदर अच्छा, अब 2010 में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है ईजीएफ रिसेप्टर सिग्नलिंग डायनामिक्स को प्रोफाइल किया गया था, जिसके अंदर माइक्रो वेस्टर्न एरेज यूज़ की गई थी। ठीक है, अब इसके इसके साथ इसको कंबाइन किया गया था वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू और फिर रिवर्स फेज माइक्रो प्रोटीन माइक्रो एरे के साथ, ताकि वो बेटर सेंसिटिविटी जो है वो दे सकें ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेशन किसकी है? होल लाइजेट की सेपरेशन की गई थी इसके अंदर और सैंपल कंपोनेंट की। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इस मेथड को यूज करते हुए 91 फॉस्फोसाइड्स एंड 67 प्रोटीन्स जो है 6 डिफरेंट पॉइंट्स टाइम पॉइंट्स में। टाइम पॉइंट्स क्या है? जो जिस जिस टाइम का या जिस जिस कंडीशन में आपने सैंपल कलेक्ट किया है, तो उसमें 6 डिफरेंट जो है वो सैंपल्स में उसकी डिटेक्शन की गई थी। इसके अलावा 5 ईजीएफ कंसंट्रेशंस जो हैं वो इसके अंदर ह्यूमन कार्सिनोमा सेल्स में एनालाइज की गई थी और उनको डिटेक्ट किया गया था। लेकिन हर टेक्निक के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसका जो ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर जो है आपको कमर्शियली अवेलेबल एंटीबॉडीज चाहिए आपके, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी अगर वो एंटीबॉडीज अवेलेबल नहीं है तो यू कैन नॉट रन द रिवर्स फेस माइक्रो एरे। अब इसके अंदर कमर्शियली अवेलेबल जो प्रोटीन माइक्रो एरेज अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट फॉर्मेट में है, 3 types of microarrays हैं. While some companies provide high content protein microarray comprising hundreds of purified proteins or antibodies, most of them provide a specialized array platform for certain research purpose, such as the detection of human cytokines, phosphorylation events and the study of certain pathogens. यहाँ पर आपके पास नीचे जो है 27.11 टेबल में यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कमर्शियली अवेलेबल प्रोटीन माइक्रोआयरेस के बारे में बताया गया है। इसके अंदर आप लोगों को सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट टाइप याद कर लो, प्रोडक्ट नेम एंड आफ्टर दैट टाइप ऑफ अरे। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट उनके अंदर क्या है और कंपनी जो है वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको आगे इसी को जो है वो बताया गया है। फॉर एग्जांपल देके इसमें नीचे आ जाओ, लास्ट 5th लाइन, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉरी लास्ट 3rd लाइन, the major advantage of commercial protein microarrays is they provide commercial access to researchers who are not familiar with this technology. इससे हमें इससे फ़ायदा ये होगा कि जो जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए ज़रा इसको यूज़ करना ईजी हो जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि आपकी जो कमर्शियल माइक्रो एरेज हैं वो आपको फुल कवरेज नहीं देते प्रोटियोम का। फॉर एग्जांपल ज़ाहिर है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया हुआ है वो उसी का दे सकते हैं। ठीक है, या ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो ह्यूमन प्रोटियोम कंप्लीट वो नहीं देते और उसके अलावा जो है वो बिल्कुल स्मॉल फ्रैक्शन है उनके पास ह्यूमन प्रोटियोम का। और दूसरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब आप लोगों का